नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं जो पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ है, जो मार्केट एक जगह आकर रुक सी गई है, उसमें मार्केट का क्या आउटलुक है हमारा, और ख़ासकर हमारी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी कैसी रही और कैसी रहने वाली है। तो पूरी एनालिसिस करेंगे। पिछला हफ्ता था 4 से 11 अक्टूबर का, उसके बारे में, और फिर अगले हफ्ते हमारी क्या स्ट्रेटेजी है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन जो पहले मैं वर्बली बोलता था, उसको भी मैं पीपीटी में लेकर आया हूँ कि किस तरह से मेरी प्लानिंग है, क्या मेरी पोजीशंस है ओपन। परसेंटेज भी पूरी बात करेंगे, लेकिन मेरी पूरी की पूरी कैपिटल का उसमें हिसाब किताब होगा। तो चलिए देखते हैं कि पिछला हफ्ता कैसा रहा, अगला हफ्ता कैसा होने वाला है हमारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी में। तो बात करते हैं 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर का हमारा वीक की समरी कैसे थी। तो बेसिकली इस वीक को मैंने नाम दिया काम आफ्टर स्टॉर्म, क्योंकि काफ़ी तेज स्टॉर्म आया था, स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे गिरी थी, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी फ्लैट मार्केट रही बात के खासकर 2 दिन। तो देखते हैं आगे कैसा रहने वाला है। जैसे नया लो टच किया 253,234, तो ऊपर की तरफ निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं जा पाई। तो कहीं ना कहीं सेल राइज मार्केट बनी हुई है काफ़ी लोगों के लिए। इसी तरह से नेट पॉइंट्स केवल 50 पॉइंट्स लूज हुए, तो बड़ा लॉस नहीं हुआ है निफ्टी में, केवल 50 पॉइंट्स का लॉस है। -0.2% का लॉस कोई खास बड़ा माना नहीं जाएगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी बैंक निफ्टी के लिए। तो एक तरह से 50,000 के पास बैंक निफ्टी आया 54,000 जागने के बाद, तो वो लो गेन माना जाएगा निफ्टी की तरह से। और 52,000 क्रॉस नहीं कर पाया, 1590 पॉइंट्स की रेंज बैंक निफ्टी की रही। और बैंक निफ्टी में नेट -289 पॉइंट्स, यानी कि 0.56 पॉइंट्स का फॉल था। तो बैंक निफ्टी का फॉल निफ्टी से ज़्यादा बड़ा था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वापस ऊपर आने के लिए। इंडिया विक्स का प्रीवियस क्लोज 14.12, करंट क्लोज 13.22। तो एक तरह से जो नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई है, क्योंकि इंडिया विक्स में 6.24% का लॉस हुआ है। बीएसए मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली फायदे में रहा 1.11%, और एग्जैक्टली वैसे ही बीएसए स्मॉल कैप इंडेक्स 1.17% पॉजिटिव रहा। तो जो तेजी आई है मिड और स्मॉल कैप में, वही तेजी लार्ज कैप्स में नहीं आ पाई। इसका खास रीज़न तो हमें सबको पता ही है कि जो एफ आई आईज दबाकर सेलिंग कर रहे हैं, तो एफ आई आईज अधिकतर बड़े शेयर्स में होल्डिंग होती है उनकी, तो जो वो आते हैं पैसा लेकर आते हैं तब भी लार्ज कैप ज़्यादा चलते हैं, जब वो जाते हैं तो लार्ज कैप ज़्यादा गिरते हैं। और बाकी तो डी आई एस की तो अच्छी बाइंग है ही। तो लास्ट वीक मार्केट्स का अगर हम देखें, सेक्टोरल कौन से सेक्टर्स बढ़िया मूव किए, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एक बार फिर से कई हफ्तों से अगर आप देखो तो ऊपर ही जा रहा है, तो +3.94। होटल टूरिज्म इंडस्ट्री 3.44 प्लस, और कंज्यूमर +2.15। तो बहुत ज़्यादा गेन वाला कोई भी सेक्टर नहीं था, कोई भी सेक्टर ऐसे नहीं था जो सेक्टर लेवल पर 5% का गेन हुआ हो। लॉस में देखें तो एफ शेयर्स ने बड़ा लॉस किया है, -2.91। तो एफ के कई सारे शेयर्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो अच्छी बाइंग रेंज में आ रहे हैं। टेलीकॉम शेयर्स में भी लॉस हुआ -2.65%, ऑयल एंड गैस -2.08। तो इनमें से कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें धीरे धीरे वैल्यूएशंस अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकली स्टॉक्स को फॉलो करते हो तो कई शेयर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है फिलहाल, तो इंडेक्स सेट के आप शेयर्स की तरफ जा सकते हो। अधिकतर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो बहुत तेजी में या मंदी में कोई नहीं है। एफ आई ने 28,000 करोड़ का माल बेचा, इसी वजह से हमारा बाजार ऊपर नहीं जा पा रहा है। डी आई ने 30,000 करोड़ का खरीद भी लिया, तो डी आई का तो इतना खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, फिर भी अच्छी बाइंग है। 30,000 करोड़ इज़ अ गुड नंबर मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, और यही एक ताकत है जो हमारे बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा किसी भी हालत में। और इंडिविजुअल शेयर्स के देखें, उससे पहले ग्लोबल पॉइंट्स की क्या थे, डाउ जोन्स 1.11% बढ़ गया। तो अमेरिकन मार्केट्स नए लाइफ टाइम हाई पर बैठे हैं, तो अमेरिकन मार्केट्स उठने का नाम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। डॉलर इंडेक्स स्लिप हो गया 102, तो थोड़ा फ्लैटिश ही माना जाएगा, लेकिन 102 थोड़ा हमारे लिए हाई है, तो उसी वजह से हमारा रुपी गिर गया। पहली बार रुपी 84 रुपये के अबव डॉलर के अगेंस्ट बंद हुआ है, अब 84.03। पहली बार वीक की क्लोजिंग हुई है, तो रुपया हमारा कमज़ोर हो गया क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी हाई पर है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा और गेन हुआ 75, हफ्ते के बीच में तो 80 के आसपास भी चला गया था, जो ज़्यादा खतरे का निशान था। फिलहाल क्रूड ऑयल थोड़ा सा ही गेन है, लेकिन ओवरऑल हफ्ते में देखो तो हम नीचे गिरा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा है, इसको मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम है। जो इसराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट खतरनाक वाला नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा टुक टिक गया। ग्लोबल मार्केट सब बुलिश हैं, भले ही कितने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा फियर है मार्केट्स में।
चलिए बड़े शेयर्स पर आते हैं, बड़े शेयर्स बड़ा गेन। तो सीजी पावर बड़ा शेयर है, 20% ऊपर चढ़ा। डिवीज लैब 13% ऊपर, ट्रेंड 12% ऊपर। तो जब से ट्रेंड निफ्टी 50 में आया है तब से फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कई लोग इस शेयर पर बहुत होप लगा कर बैठे हैं। अगर आपका ट्रेंड फेवरेट शेयर है तो कमेंट में लिखिए। और ये जो मैं शेयर्स की लिस्ट दे रहा हूँ, बिग स्टॉक्स, बिग गेन या बिग लॉस, इनमें से कोई भी आपका फेवरेट शेयर है, किसी में आपने पैसा कमाया है या झटका खाया है, तो कमेंट में लिखिए। एबीबी प्लस 7.8%, इंडियन होटल 7.1%, सीमेंस 6.94%। तो अच्छे शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा गेन मिला। बड़े लॉस वाले बहुत ज़्यादा बड़े शेयर्स नहीं है। बड़े शेयर्स में बात करूँ तो टाइटन -5.33, तो एक तरह से टाइटन का शेयर बाइंग रेंज में आ गया। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अच्छा पॉइंट है उसके लिए। अंबुजा सीमेंट ने लॉस किया -4.18%, तो ये भी एक तरह से गिर रहा है। तो बहुत, इसके अलावा बहुत ज़्यादा शेयर्स ऐसे नहीं थे। चलिए अब बात करते हैं हमारी ऑप्शन सेलिंग कैसी रही। बेसिकली मार्केट डिप होकर फ्लैट हो गई, उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया। और आप गेस लगा सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी इतनी प्रेडिक्टेबल है फिर भी इतनी कामगर है कि आप गेस कर सकते हैं कैसा। वो आपको याद होगा पिछला हफ्ता हमारा बड़े लॉस में बंद हुआ था। पिछला हफ्ता सबसे बड़े लॉस में से एक था, पिछले 11-12 हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते क्या हमने कवर किया या क्या लॉस और भी ज़्यादा हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो आ गया हमारा फेवरेट निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखो तो हम थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, 27-28 सितंबर से। मार्केट एक तरफा गिरती गई निफ्टी। इस वीक काफ़ी छोटी रेंज थी, लेकिन थोड़ा सा नीचे आई 24,700 तक, उसके बाद बाउंस और फिर फ्लैट। तो बाद के 2-3 दिन फ्लैट रहे। तो उस हिसाब से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, खतरे के लेवल के पास है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और नीचे गिरा तो एक तरह से बेयरिश मार्केट हो जाएगा। फिलहाल मार्केट मार्केट का जो मोमेंटम है बुलिश वाला वो मेंटेन्ड है, पर फिलहाल वो कॉशियस मार्केट हुई हुई है। कंसोलिडेशन इसको मान सकते हैं। तो अगर आप देखो पहले दिन नीचे गिरी, अगले दिन ऊपर चढ़ी, तीसरे चौथे पांचवें दिन फ्लैट रही। तो काफ़ी सिंपल मार्केट। उस हिसाब से इंडिया विक्स बिल्कुल उसका उल्टा होता है निफ्टी का। तो इंडिया विक्स पहले दिन चढ़ा, फिर गिरा, फिर फ्लैट। जब मार्केट फ्लैट होती है कंफर्टेबल रेंज में, तो इंडिया विक्स धीरे 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 गिरता जाता है। और आपको तो पता ही है कि एज एन ऑप्शन सेलर मार्केट के गिरने से फ़ायदा होता है कि चढ़ने से फ़ायदा होता है, वो बात हम आगे करेंगे। तो चलिए अब इंडिया विक्स और निफ्टी को मिलाकर देखते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट निफ्टी, नीचे वाला पार्ट इंडिया विक्स। तो आप देखो तो मिरर इमेज एकदम साफ दिख रही है आपको। बहुत ज़रूरी, हर हफ्ते बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि निफ्टी और विक्स अगर मिरर इमेज जैसे हैं इनका स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि मार्केट ठीक चल रही है, जैसे चलना चाहिए वैसे चल रही है। अगर मिरर इमेज जैसे नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेस है। तो फिलहाल ये मिरर इमेज जैसे हैं पिछले 3 हफ्तों से, तो उस हिसाब से सही चल रही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला दिन 7 अक्टूबर यानी कि मंडे। मंडे को क्या हुआ, अब शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। 4 अक्टूबर यहाँ पे थी मार्केट, तो बेसिकली 25,000 के आसपास थी। तो मंडे को अच्छा खासा फॉल मार्केट में आया। तो लगभग 300 पॉइंट्स का फॉल था। बड़ी रेंज थी, 2 रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर 2 रेड, फिर रेड ग्रीन। लेकिन ओवरऑल हर कैंडल पे लोअर लो बनाया। तो निफ्टी ने लोअर लो बनाया तो इंडिया विक्स ने हायर हाई बनाया। तो सारी की सारी कैंडल्स रेड है। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि एक तो पहले ही हम लॉसेस खाते आ रहे थे पिछले हफ्ते, पहले दिन और थोड़े झटके लगे, तो पोजीशंस को संभालने में ऑब्वियसली दिक्कत हुई। ऐसे में हमने क्या किया होगा, हमने कॉल्स बंद करके थोड़ा पास की होंगी, पुट्स में हमारा लॉस जो है वो बढ़ता गया होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो 7 तारीख को हमने 1.74% का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी। तो हमने कॉल्स को, जिसको बोलते हैं, सरका दिया, राइट। कुछ कॉल हमारी इन द मनी आ गई, क्योंकि पुट्स हमारी बहुत ज़्यादा इन द मनी ऑलरेडी हो चुकी थी। इस हफ्ते की बात कर रहे हैं हम लोग। और बुक प्रॉफिट 1.74%, लेकिन खड़ी पोजीशंस में हमें -2.35% लॉस था। और हमारी दिसंबर की पोजीशंस भी हमें काफ़ी परेशान कर रही है। दिसंबर में जब मार्केट चढ़ी थी सितंबर में, तो हमने दिसंबर में 26,000 का स्ट्रैडल भी बना दिया था, शॉर्ट स्ट्रैडल, जिसकी हमें कीमत काफ़ी चुकानी पड़ रही है। तो टोटल हमारा मंडे थोड़ा ख़राब रहा, -0.62% लॉस हो गया। फिर आया ट्यूसडे। ट्यूसडे अगर आप देखो तो मार्केट थोड़ा चढ़ी, तो मंडे की जो लॉस था वो पूरा रिकवर कर गई। मार्केट चढ़ी तो विक्स गिरा। तो दो तो विक्स का गिरना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो मार्केट अगर हल्का फुल्का चढ़ती तो भी ठीक था लेकिन पूरा रिवर्सल हुआ। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जो फ़ायदा था मेनली वो फ़ायदा हमें विक्स के टूटने का मिला।
और बहुत माइनर सा प्रॉफिट। तो हमने अब देखिए हमने क्या किया, -2.97% हमने इस बार बुकिंग वाले में लॉस बुक किया। तो इससे क्या दिख रहा है कि जो हमारी पोजीशंस फंसी हुई थी उनको हमने थोड़ा ईज आउट करना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी हमारी वीकली एक्सपायरी के लगे हुए थे, तो उनमें भी थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया। तो इस बार लॉसेस बुक किए और प्रॉफिट्स में ऐड किया। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स का तो ऐड थीटा डीके की वजह से ही हो गया। और जिस दिन मार्केट चढ़ रही है उस दिन हमें दिसंबर पोजीशंस में अच्छा गेन हो रहा है, तो वो गेन भी मिला। तो नेट नेट फ्लैटिश, लेकिन माइनस प्लस 0.12% का प्रॉफिट हो गया। फिर आया नाइन्थ, नाइन्थ यानी कि वेडनेसडे। वेडनेसडे अगर आप देखो तो मार्केट फ्लैट रही, ऊपर नीचे थोड़ा रेंज ज़्यादा थी फिर भी, और इंडिया विक्स और भी गिरा। तो इंडिया विक्स का गिरना, मार्केट का फ्लैट रहना, दोनों हमारे लिए एक तरह से अच्छा था। और लेकिन फिर भी हमारी वीक की पोजीशंस निफ्टी की थोड़ी फंसी हुई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें गेन नहीं मिला। एक दो एडजस्टमेंट्स भी ख़राब चल गए। और तीसरी चीज़, हमने लॉसेस और थोड़े बुक किए। तो देखो आप पिछले ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमने 5 ऑलमोस्ट 6% के लॉसेस बुक कर लिए। तो कहीं ना कहीं हमें हल्का सा लॉस हो गया 0.19% का। बाद में हमने एनालिसिस किया, कायदे में लॉस होना नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी एडजस्टमेंट गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर आया हमारा 10 तारीख यानी कि थर्सडे, ये वीकली एक्सपायरी थी। और वीकली एक्सपायरी में थोड़े मेरी पोजीशन खुली रह गई थी निफ्टी की। थोड़ा मैं डर डर के वीकली एक्सपायरी को खेला इस बार। उसके चलते क्या हुआ कि जितना प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं कमाया वीकली एक्सपायरी पे। पर फिर भी ओवरऑल दोनों चीज़ें अच्छी थी, तो हमने खड़ी पोजीशंस में भी हमने कमा लिया। 0.14% ऐड हो गया, और हमने प्रॉफिट भी बुक किया 0.75%। वो आपको चार्ट से ही दिख रहा है कि निफ्टी पिछले दिन से बिल्कुल फ्लैट रही, तो कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। और विक्स नीचे गिरा हल्का सा, दोनों का हमें बेनिफिट मिला। तो एक तरह से अच्छा दिन रहा हमारा एक्सपायरी का। एक्चुअली मैंने एक्सपायरी की जो मेरी पोजीशंस ओपन थी उनको बंद कर दिया था 2 बजे के आसपास, नहीं तो बहुत अच्छा गेन उनमें मिल जाता। लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं लास्ट 1 घंटे की वॉलेटिलिटी में ये जो प्रॉफिट बना है, फाइनली वीक बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव में आने का दिखा मेरे को, वो ना निकल जाए। फिर आया फ्राइडे। फ्राइडे तो बहुत ही शांत, ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट डे माना जाएगा। मार्केट कहीं गई ही नहीं, बिल्कुल जिस पॉइंट पे खुली उसी 100 पॉइंट की रेंज में थर्सडे और फ्राइडे निकाल दिया, इसलिए थर्सडे फ्राइडे का गेन ऑब्वियसली ज़्यादा होना था। प्लस फ्राइडे को हमें थीटा डीके भी मिला, मार्केट हल्की सी पॉजिटिव में रही। इसमें हमने दिसंबर की पोजीशंस को थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और आज का स्पेशल सेक्शन में मैं पोजीशन वाइज आपको दिखाऊंगा मेरी पोजीशंस कैसे लगी हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट में लगी हैं, तो थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा एक्सपायरी वाइज। तो बहुत अच्छा दिन हमारा फ्राइडे का रहा, वन ऑफ द बेस्ट डेज कह सकता हूँ। 1.59% हर घंटे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था। तो गोल्डन फ्राइडे उस हिसाब से ओवरऑल हमारा जो हफ्ता था, वन ऑफ द बेस्ट वीक्स। अगर मैं पिछले 2 हफ्ते के हिसाब से देखूँ तो 1.8% का गेन हो गया, तो काफ़ी हमने कवर अप किया जो हमारा लॉस पिछले हफ्ते हुआ था। और हमारा ओवरऑल देखा जाए तो हर 10 लाख रुपए में 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ज़बरदस्त गेन। और जो थोड़ा आत्मविश्वास में कमी आ गई थी पिछले हफ्ते, उसको हमने वापस रिगेन किया, और काफ़ी हैप्पी एंडिंग। और आगे चल के देखेंगे हमारी पोजीशंस क्या है। तो ये हो गई हमारी वीकली एनालिसिस। तो क्योंकि मार्केट, देखिए अगर आप मार्केट की रेंज, निफ्टी की रेंज बहुत छोटा डब्बा बना है, निफ्टी का छोटा डब्बा बनता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। खासकर अगर उसके साथ में विक्स भी नेट नेट या तो फ्लैट रहा हो या नीचे गिरा हो, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो 1.8% का गेन। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो जनरली मेरे को कई महीनों से जिन पोजीशंस की आदत है उनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हम स्ट्रेस में हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। खेलना नहीं चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे इसको सिमटाएंगे सुलटाएंगे। मेरे को लग रहा था अगर मार्केट पैसे दे रही है तो क्यों ना उनको लिया जाए अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं कि सिंप्लीफाइड पोर्टफोलियो पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वीक नंबर 32 से वीक नंबर 41 पर आ गए। इस हफ्ते का एफ एंड ओ का प्रॉफिट एंड लॉस 1.8% था। हमने निफ्टी का गेन, जिसको हम पोर्टफोलियो गेन मानते हैं, उसमें हमें हल्का सा लॉस हुआ। तो क्यूमुलेटिवली पिछले हम 32 से 41, तो पिछले 12 हफ्ते में हमने अपनी ऑप्शंस की जर्नी में 7.68% बना लिया है। एक्चुअली 2 हफ्ते पहले वो 10% के पास था। और पोर्टफोलियो में लगभग 1.34% ही बनाया, तो ओवरऑल हमारा 9% प्रॉफिट हो गया है पिछले 12 हफ्ते में। तो इस हफ्ते का 1.8% प्रॉफिट इधर, 0.2% लॉस इधर, टोटल प्रॉफिट 9.02%। तो ठीक ठाक है, अच्छी जर्नी चल रही है। एक हफ्ते का झटका था, फाइनली कवर अप हुआ। तो अगर हम इनको बड़े बड़े पॉइंट्स में देखें तो 34 डेज विनिंग और 14 डेज लूजिंग हमारे हो गए हैं पिछले 12 हफ्ते में।
वीक वाइज देखें तो 8 वीक विनिंग के 2 वीक्स लॉसेस के, तो एक तरह से 20% हमें वीक्स में लॉस है। वीकली स्पेशल फॉर ऑप्शंस में, हाँ एक चीज़ खास ये थी कि जो दिसंबर के ऑप्शंस थे, इवन दो पोजीशन थोड़ी ख़राब हुई लेकिन डीके उनमें बढ़िया मिला, और एंड में कंसोलिडेशन हो उसका भी हमें फ़ायदा मिला। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि पहले मैं थियोरेटिकली आपको बताता कि जो हमारी ओपन पोजीशंस हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट में हैं और कितनी हैं और क्या प्लान है। तो समरी में ये समझ लीजिए कि इस समय हमारी 80% कैपिटल डिप्लॉयड है, 20% कैपिटल हाथ में है। तो जो डिप्लॉयड कैपिटल है, अगर हम उसको 100% मान लें तो उसमें किस इंस्ट्रूमेंट में कितनी पोजीशन है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसमें टारगेट एक्शन क्या है। तो चलिए सबसे पहले सबसे क्लोज हमारी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारी 9%, बैंक निफ्टी में 9% पैसा लगा हुआ है हमारा ऑप्शंस का। स्ट्रैंगल्स बने हुए हैं मोस्टली, कंफर्टेबल पोजीशन है फिलहाल, थोड़ा सा टाइट है लेकिन इट्स स्टिल ओके। और कोशिश करूंगा मंडे ट्यूसडे को उसको बंद कर दूं और नेक्स्ट वीक में मूव कर दूं, यानी कि 16 से 23 अक्टूबर हो जाएगी। निफ्टी जो है अगला 17 अक्टूबर, उसकी 14% कैपिटल, तो एक तरह से बैंक निफ्टी निफ्टी अगले हफ्ते में हमारी 23% कैपिटल लगी हुई है, उसमें भी स्ट्रैंगल है। बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन है, थोड़ा और थोड़ा सा लालच वाली पोजीशन है क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट कहीं जा नहीं रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम हमने लिए हुए हैं। तो लेकिन प्लान ये है कि इसको भी अगले हफ्ते मूव कर दे, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को, और अगर बहुत इमरजेंसी हुई तो थर्सडे फ्राइडे तक भी थोड़ा खेल सकते हैं। फिर आया 24 अक्टूबर का निफ्टी। तो बेसिकली 23 अक्टूबर के बैंक निफ्टी में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, 24 अक्टूबर के निफ्टी में हमारी 3% कैपिटल फिलहाल लगी हुई है। तो धीरे धीरे कैपिटल इसमें ज़्यादा मूव हो जाएगी। बढ़िया इजी पोजीशन है, आराम से पैसा बन रहा है, यहाँ पर हम पोजीशंस ऐड करेंगे। बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर की पोजीशन लगी हुई है, 10% कैपिटल इसमें हमारा, कंफर्टेबल स्ट्रैंगल बने हुए हैं। लेकिन इनमें भी इवन तो पोजीशन उनकी करंटली कंफर्टेबल है क्योंकि हमारे स्ट्रैंगल के बीच में मार्केट है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम्स ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा भी हो सकता है। अब बड़ा मूवमेंट दे दिया तो ये कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। 31 अक्टूबर का निफ्टी, 27% पोजीशन हमारी इसमें लगी हुई है, बहुत अच्छी फिलहाल, बहुत अच्छी तो नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छी पोजीशन है। इसको मैं थोड़ा सा टाइट भी बोल सकता था क्योंकि कुछ पोजीशन हमारी फंसी हुई हैं, तो एडजस्टमेंट अगर जरूरत पड़ी तो इनमें एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट करते भी आ रहे हैं। थोड़ा सा हमारी पुट्स जो है उसमें इन द मनी है, तो देखते हैं क्या होता है। इन जनरल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो मेरी निफ्टी पोजीशंस के लिए हर तरह से अच्छा होगा। अ, फिर आ गया अडानी एंटरप्राइज में, 4% पोजीशन लगी हुई है, बहुत मस्त चल रहा है इस बार, ऊपर नीचे उछल कूद बहुत मजा आ रहा है जिसकी वजह से प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं। तो इस वीक अडानी के हमारे ऑप्शंस में प्रीमियम स्पाइक भी किए, डिके भी हुए, तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी काफ़ी स्पाइक और डिके हुआ जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था। अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्ट करेंगे। बजाज फाइनेंस, इसका भी एक तरह से हमें ट्रायंगल बना हुआ है जो स्ट्रैडल के पास मान सकते हैं फिलहाल, इसको थोड़ा टाइट है लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ही एडजस्ट करेंगे, नहीं तो इसको चलता रहने देंगे। जनरली हम एक्सपायरी से एक वीक पहले इन स्टॉक्स के ऑप्शंस को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। रिलायंस में हमारी थोड़ी ख़राब पोजीशन बनी हुई है, तो रिलायंस जो एक तरफा गिरा उसका हम खामियाजा भरते जा रहे हैं। कोई 1% कैपिटल उसमें भी लगी हुई है, तो बुरा उसको माना जाएंगे। कायदे में मेरे को रिलायंस को करना क्या है कि रिवाइज करना है बेसिकली पोजीशंस को क्लोज, क्योंकि इन्वर्टेड स्ट्रैंगल उसमें बन गया है, तो उसको बंद करके हम एक नॉर्मल स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, कोई ज़रूरी नहीं है। इंडसइंड बैंक सिमिलरली 1% कैपिटल लगी हुई है, अच्छा इजी सिचुएशन है, थोड़ा सा पुट साइड में टाइट है लेकिन कोई खतरने वाली बात नहीं है, और ज़रूरत पड़ी तो इसको एडजस्ट करेंगे, नहीं तो इसको भी चलते रहने देंगे। फिर अगला आ गया इन्फोसिस। इन्फोसिस में 2% कैपिटल लगे हुए, इसके रिजल्ट भी आने वाला है, टीसीएस के रिजल्ट की वजह से इन्फोसिस में कोई खतरा नहीं है। और इन्फोसिस की मेरे पास होल्डिंग अच्छी है, अंडरलाइंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से स्ट्रैंगल बने हुए हैं, अच्छी पोजीशन है, अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी बन भी चुका है, जरूरत पड़ी तो एडजस्ट करेंगे। फिर आ गया आईटीसी। आईटीसी ने थोड़ा हमें परेशान किया है तो इस हिसाब से मैंने टाइट पोजीशन रखी है। कॉल्स में हमने काफ़ी पैसा आईटीसी के में कमा लिया है, लेकिन फिलहाल पुट्स हमारी टाइट हैं, लेकिन नीचे हेजेस भी आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। फिलहाल पैसा बन रहा है लेकिन टाइट है। जेएसडब्ल्यू स्टील वंस अगेन थोड़ा टाइट पोजीशन है, स्ट्रैंगल बना हुआ है। तो अगर आप देखो तो इस बार मेरी पोजीशंस में एक तरफा पोजीशंस की कमी है, तो केवल कॉल सेल की हो केवल पुट सेल की हो ऐसा सिचुएशन कम है, पर पैसा अच्छा बन रहा है।
HDFC बैंक खराब पोजीशन इसमें भी है, क्योंकि HDFC बैंक ने जो थोड़ा उतार चढ़ के जो उतरा है और फिर चढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम है, उसको मैं रिवाइज करना है। तो खराब पोजीशन में रिलायंस और HDFC बैंक है फिलहाल। TCS अगर हम देखें तो अच्छी पोजीशन है, केवल कॉल सेल की हुई है TCS में, तो एक तरफा है, रिजल्ट भी खराब आया था तो अच्छा उसका बेनिफिट भी मिला। तो देखते हैं आगे कैसे होता है, इसमें भी 1% के करीब कैपिटल है हमारी। निफ्टी दिसंबर, तो थोड़ा दिसंबर की निफ्टी में 25% कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल लग गई है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के चलते हमने कॉल्स काफ़ी ऐड की हैं। तो किसी तरह से इस पोजीशन को कम करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा मेरा दिसंबर में लग जाता है तो फिर वीक मंथ के एडजस्टमेंट्स मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब ज़रा ज़्यादा डीके मिले तभी करूँगा, नहीं तो बड़े लॉसेस बुक करने पड़ जाएंगे। एडजस्टमेंट्स भी इसमें हैवी करने हैं फिलहाल, और पोजीशन भी हल्की करनी है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी प्लानिंग कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है और ओवरऑल पोजीशंस कैसी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत क्विकली कवर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि पोजीशंस को थोड़ा ईज आउट करना है, और क्योंकि पिछले हफ्ते का जो नुकसान होता है उसको भी भरपाई करनी है और ज़्यादा, उससे पिछले हफ्ते का। एडजस्टमेंट के लिए 20% कैश इन हैंड है, जो कि हम जनरली ड्यूरिंग द डे यूज़ कर लेते हैं, फिर एंड ऑफ डे थोड़ा हल्का कर लेते हैं, और एंड ऑफ वीक कम से कम 20% छोड़ के निकलते ही हम। अप साइड में मार्केट को देखो तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ग्लोबल टेंशन से नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है, तो ये थोड़ा सा खतरा मार्केट में बना हुआ है। मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, 10-20 स्टॉक्स की लिस्ट है, उनमें मैं ऑप्शंस में मल्टी एसेट व्हील बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। तो देखते हैं वो कैसा रहेगा पार्ट। कुछ शेयर्स ऐसे देखेंगे जिनका ट्रेंड नीचे का है, उनमें केवल कॉल्स को सेल करेंगे, और कुछ शेयर्स ऐसे देंगे जिनका ट्रेंड ऊपर का है, उनमें केवल पुट को सेल करेंगे। तो इसको मेरा मल्टी एसेट व्हील अपना बोलता हूँ, जिससे कि थोड़ा संतुलन और बन जाता है। इसके अलावा दिसंबर का एक्सपोजर कम करना है, जैसे मैं बोल रहा था, तो उसको हम अक्टूबर या नवंबर में ले आएंगे। दिसंबर का एक्सपोजर कम कर दिया तो अक्टूबर और नवंबर में उस पैसे को ले आएंगे, तो थोड़ा सा दिसंबर में हम इजी हो जाएंगे और पैसा फिलहाल हमें ज़्यादा मिल जाएगा। बैंक निफ्टी, क्योंकि वीकली ऑप्शन खत्म होने वाले हैं तो उनकी डिपेंडेंसी और खत्म करेंगे। वैसे मेरे पास बैंक निफ्टी में जनरली कम एक्सपोजर होता है, मंथली में ज़्यादा रहता है। ऑप्शंस का टारगेट अगले हफ्ते का एक बार फिर से 1% है। तो पहले कोई ज़माना था मैं 0.5 या 0.75% रखता था, इस बार 1% है, देखते हैं कैसा रहेगा। फाइनली इस मंथ की ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम की हैं, पिछले 2-3 महीने से 5% के आसपास कमा रहे थे। तो इस मंथ का पहला टारगेट ये है कि पॉजिटिव ही बंद होना है, दूसरा टारगेट ये है कि 2%, बाकी तो जैसा मार्केट देगी वैसा लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगी है मेरे एनालिसिस। अब बात करेंगे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान के सेशन की, और एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस की, जो मेरे को पिछले कुछ हफ्तों में कई लोगों के साथ हुआ है। तो ज्ञान में तो बेसिकली कुछ खास नहीं, जो सेबी का नया रूल आया 20 नवंबर से, लॉट्स का साइज जो बड़ा हो जाएगा, या फिर 20 नवंबर से जो एक्सपायरीज जो है, जो वीकली एक्सपायरी है, उनका नंबर कम हो जाएगा, उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों का इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो वीकली एक्सपायरीज काफ़ी कम हो जाएंगी निफ्टी में, एक मतलब एनएससी में केवल निफ्टी रहेगा और बीएससी में केवल सेंसेक्स रहेगा। तो उसकी वजह से जो हफ्ते में 5 एक्सपायरीज होती थी, वो डेटा केवल 2 एक्सपायरीज में आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंट्राडे जो करते हैं, जो इंट्राडे एक्सपायरीज के लिए खेलते हैं, मैं तो आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा कोई एक्सपायरी की ही नहीं, तो मुझे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि जो लोग और इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते थे वो भी अब निफ्टी और सेंसेक्स में आ जाएंगे, तो उसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स की खुद की एक्सपायरीज में, ट्रेडिंग में और वॉलेटिलिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो टाइम ही बताएगा। मेंटली हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है, बाकी तो जब मार्केट में सिचुएशन आई उसी के हिसाब से देखेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव है, और जब लॉट साइज भी बड़ा हो जाएगा तब तो मूव और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फिलहाल हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन कोई खास इम्पैक्ट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है एज एन ऑप्शन सेलर। अगर हाँ मार्केट में से बायर्स कम हो गई, जो कि अच्छा है बायर्स के लिए, क्योंकि पैसा लूज करते हैं ज़्यादा वो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आए और कुछ स्ट्रेटेजी में हल्की फुल्की चेंज करनी पड़े। अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कि मैं क्या देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। अ, मेरे अपने प्रॉफिट्स अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो भी अच्छे चल रहे हैं, सब पोर्टफोलियोज लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, और साथ में ऑप्शन से भी पैसा बन रहा है। तो समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो से हमारा साल का 20 से 25% के करीब बन रहा है, ऑप्शन से महीने का 2 से 3% बन रहा है एवरेज। तो एक तरह से पोर्टफोलियो से 20% पकड़े और ऑप्शन से 30% पकड़े, तो 50% प्लस
एवरेज एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट पिछले 1 साल का निकलते हुए दिख रहा है। अभी तो खैर ये साल बहुत बचा है। तो क्या होता है कि कई बार जब हम किसी से बात करते हैं, खासकर उस इंसान से जो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत है पर ज़्यादा नहीं है, और जिसने F&O के बारे में ज़्यादा नहीं सुना, तो कभी उससे बातों बातों में गलती से अगर मेंशन कर दिया कि यार ऑप्शंस में अच्छा पैसा बन रहा है, तो सबसे पहले तो वो शक की नज़र से आपको देखता है कि भैया जब सारी दुनिया लूज़ कर रही है, जो बात भी सही है, 97% 93% लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो भाई तुम ऐसे कहाँ से तुर्रम खाओ कि तुम्हारा पैसा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट प्रोसेस आ जाता है माइंड में कि कई बार मेरे को लगता है किसी को बता रहे हैं तो, और मैं समझ में नहीं आता मैं बता क्यों रहा हूँ उनको, क्योंकि कहीं ऐसा तो है नहीं कि उनको मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं कोई ट्रेनिंग भी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ सामने वाला भी समझे कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सामने वाला का एक फिक्स माइंडसेट, दो तरह के माइंडसेट हैं। एक तो फिक्स माइंडसेट वो है कि ऑप्शन से पैसा बनता ही नहीं है, और उनको पता नहीं है सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस क्या है। तो अपना अपने आप को लगता है कि क्यों इस इंसान को बता दिया कि यार ऑप्शन में हम पैसा बना रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अगर उसको समझ है थोड़ा ऑप्शंस की और उनको, तो फिर वो पूछते हैं कैसे बना रहे हो तुम, कहते हैं ऑप्शन सेलिंग करके। तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये चीज आती है, अरे यार ऑप्शंस में तो अनलिमिटेड लॉस होता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं जो कुछ धारणाएं हैं लोगों की, वो अगर हम बताएं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये हमारा उल्लू बना रहा है, जबकि हमें कोई जरूरत नहीं है उनको उल्लू बनाने की जनरली। वो तो वो भी इंसान बना रहा है जिसको उनसे कुछ गर्ज हो या उनसे कुछ लेना चाहता हो, उनके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हो। तो मेरे को ये समझ में आया कि जबरदस्ती किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि हम ऑप्शंस में सेलिंग करके पैसा बना रहे हैं, ऑप्शन में पैसा बना भी रहे हैं। क्योंकि किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे जो नॉलेजेबल नहीं है, जिसका माइंड ओपन नहीं है, वो हमेशा आपको अपनी लिमिटेड नॉलेज से तर्क देना शुरू कर देता है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं इसको उसको जानता हूँ। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से वो भी सही है, क्योंकि जिस जिस जगह आज वो लोग हैं उस जगह कुछ साल पहले मैं भी था कि कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन बोले तो दूर भाग जाता था, जैसे कि पता नहीं कितना गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली कई लोगों का पैसा बन रहा है। मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ 5 साल से प्रॉफिटेबल हूँ। तो असली चीज ये है कि जो जहाँ कोई इंसान ज्ञान सीख ना करे, उनको जबरदस्ती ज्ञान देना भी अपनी मूर्खता का कारण बन जाता है। कई बार ये मैं मूर्खता कर जाता हूँ, क्योंकि एक्साइटेड आजकल ज्यादा रहता हूँ, क्योंकि पैसा बन रहा है ऑप्शन, भले ही पिछले 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में उतना नहीं बना, इससे पिछला हफ्ता लॉस में था, लेकिन इन जनरल अच्छा पैसा बन रहा है ऑप्शंस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को जाके मैं सिखाना शुरू कर दूं, बताना शुरू कर दूं यार ये भी चीज अच्छी है। सामने वाला पूछे तो मुझे लगता है कि इजीली बताने के बजाय थोड़ा सा भाव खा के बताओ, तो वो शायद ज्यादा सीकिंग मोड में आएगा। उसने एक चीज पूछी, मैं 4 चीज बतानी शुरू कर देता हूँ, तो सामने वाला उसमें गलतियां निकालनी शुरू कर देता है, जब भी उसको ABCD भी नहीं पता है। तो जस्ट मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है काफी लोगों के साथ, और शायद आगे भी मैं गलती करूंगा। लेकिन बाद में ये लगता है कि यार इसको क्यों बता दिया मैंने कि यार ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि छुपाना है, बट बेवकूफ़ी ये है कि सामने वाला सोचता है कि यार तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये इंटरेस्टिंग थॉट था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑप्शन सेलर अगर आप हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, और इन जनरल स्टॉक मार्केट के ज्ञान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। उन दोनों के लिंक इस वीडियो के लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप देखिए। और फॉर्म फिल करके आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है। लेकिन ऑप्शन वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो कम से कम 6 महीने से आप ऑप्शन सेलर होने चाहिए, क्योंकि वो डिस्कशन ग्रुप है, कोई मैं ज्ञान नहीं बांटता हूँ, थोड़ा म्यूचुअल नॉलेज वाले ग्रुप्स हैं वो। और कोई फीस नहीं है, लेकिन कोई टिप्स भी नहीं है, जनरल चिट चैट उन ग्रुप्स में चलती है। और ये जो पूरी की पूरी स्टडी आप सोचते होंगे कि आप वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं मेरा कहना ये है कि असली मेहनत तो मैं एनीवे करता हूँ वीकेंड पे पूरा एनालिसिस करके, लेकिन हाँ 20% 30% मेहनत एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि उसको वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए ये काम कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको अगर ये काम अच्छा लग रहा है तो आप स्प्रेड द वर्ड, थोड़ा लोगों में बताइए कि भाई एक प्योरली ऑप्शन सेलर किस तरह से पैसे कमा रहा है या कमाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इस सब के साथ आपके साथ लूंगा विदा, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका दोस्त अतुल जैन। और आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते अपनी ऑप्शंस की कहानी लेकर। और हाँ,
वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए, अच्छा लगेगा। नमस्कार।